Dear students, you are welcome to your favorite channel, Online Exam Center. I hope you are using my videos for your preparation. And in a row, this is the next video of science. This is second video of science for the preparation of particularly NTSC exam. And the questions here selected are from the previous year question papers. Okay, so इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे कई बातें हो जाती हैं। हमें एक पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उनका लेवल क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभार इसी के चक्कर में हमें फ़ायदा हो जाता है। और मोस्टली सभी पेपर से लगभग 5 या 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमसे 5 या 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और उनसे रिलेटेड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, और छोटी मोटी जो ट्रिक्स होती हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज। कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर है। अब देखिए, कंडक्टर तो की ही कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी बहुत कंडक्ट करते हैं, और अगर उसमें सुपर वर्ड जुड़ जाए तो उसकी कंडक्टिविटी तो और ज़्यादा हो जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो ये वेबर है, ये आपका फ्लक्स का है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब नापते हैं तो हम इसको वेबर में नापते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो ये वाला सही आंसर तो नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे होगा टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला। टेस्ला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो मतलब बॉडी अपने जगह से मूव ही नहीं की। अगर मूव की होती तो एटलीस्ट डिस्टेंस ही ऐसा है जो कि अभी जीरो होने को तैयार नहीं होता। अगर बॉडी ने मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस तो जीरो होगा ही, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो के अलावा कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होने के डिस्प्लेसमेंट के किसके होते हैं? जीरो। और डिस्टेंस को हम दूसरा नाम एक जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ, ठीक है, यानी उस रास्ते की लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का एक नाम होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। अब दोनों की बात है, दोनों में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो है। अब यहाँ पे एक्चुअली हम शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करते हैं, तो भी हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी कंटेन करता है, और साथ में इसका एक डायरेक्शन भी इसके साथ ज़रूरी होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये सिर्फ कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको पहले कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात समझाता हूँ। जैसे ही कोई बॉडी है यहाँ पे, अगर ज़मीन पे रखी हुई है तो उस पर जो उसका जो उसके अंदर की जो एनर्जी होगी, टॉप पोजीशन पे अगर कोई बॉडी रखी हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? आपने पढ़ा है कि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो कि होती है mgh, ठीक है। mgh इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे ये नीचे गिरता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो जब बीच में पहुंचा तो इसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और जो यहाँ से गिरने के बाद जिसने रफ्तार गेन किया तो उसके साथ जो मिली हुई उसके साथ वेलोसिटी कुछ गेन हो जाती है, क्योंकि इनिशियल में जीरो है बट बीच में आते तक कुछ वेलोसिटी हो जाती है, तो इसकी यहाँ पर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का सम यहाँ पे होता है। और नीचे जब पहुँचते हैं तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के साथ ही होती है, और हम यहाँ पर ग्राउंड के सरफेस पे पहुँचने के बाद जो हाइट होती है जीरो हो जाती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो इस तरीके से जो टोटल फोर्स होता है कंजर्व रहता है। बट अगर हम यहाँ पे एक ऐसे फोर्स की बात है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हम बात ही कर रहे हैं उसकी, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, ठीक है। अब लेकिन जो विस्कस फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। विस्कस फोर्स किस फोर्स को कहते हैं? जैसे पानी में आपने कोई बॉल डाला,
एक बॉल को आप पानी में डाल रहे हैं और मान लीजिए एक बकेट है उसमें पानी भरा हुआ है और आप उसमें बॉल डाल रहे हैं, एक दूसरी बकेट है जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है उसमें आप बॉल डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जो पानी वाली जो बॉल है वो लेट पहुंचेगी ज़मीन पे, और जो आपकी जो एयर जिस बकेट में भरा हुआ था उसमें यही बॉल जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी। कारण क्या था, क्योंकि इसमें विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और विस्कस फोर्स हमेशा कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और विस्कस फोर्स की जगह हम अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो भी ये भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम तरह के हैं। विस्कस फोर्स जब हम किसी लिक्विड में हम इस तरीके से डालते हैं, किसी फ्लूइड में इस तरीके से किसी चीज़ को मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर विस्कस फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इंक्लूड होते हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ये तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और विस्कस शब्द का एक्चुअल हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है आपका गाढ़ापन। ठीक है, एक्चुअल जो शब्द होता है वो होता है गाढ़ा। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे कि हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके वेलोसिटी कितनी होती है, तो इसके वेलोसिटी जो होती है वो नियरली अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसके वेलोसिटी होती क्या है, इसके वेलोसिटी अपने क्लास 9 में पढ़े होगी। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें अपने धरती से, अपने अगर आप किसी बॉल को इस स्पीड से फेंकते हैं, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप ऊपर फेंकते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, एक सेकंड में आपको 11.2 किलोमीटर फेंकना है। ध्यान रखें, ऊपर की तरफ आपको एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से फेंकना है, तब जाके बॉडी क्या होगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के, अर्थ के ग्रेविटेशन को क्या करेगी, पूरी तरीके से पार कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वह ऐसी वेलोसिटी, द वेलोसिटी इफ वी गिव इट to somebody, then that body will escape to the total it will overcome the gravitational force which is being experienced by the body. So this is called escape velocity। और यहाँ पे हम निकालते कैसे हैं, मैं एक्चुअली जो बॉडी कोई घूमती है तो क्यों घूमती है, क्योंकि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसकी बात करें कैपिटल एम और स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, और एक उसी बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, और दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक ही होते हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि टोटल कैलकुलेट करने के बाद 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमें प्राप्त होता है। तो ये कैलकुलेटेड है, अप्रॉक्सीमेट है, बट ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे डेरिवेशन और कैलकुलेशन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ समय होता है कितना, अराउंड 1 मिनट का समय होता है लगभग एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सैटेलाइट फॉल्स ऑन एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई सैटेलाइट स्मॉलर रेडियस पे आती है तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको जब आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा तो जो वेलोसिटी होती है वो कुछ इस तरीके से दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेडियस यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर रेडियस है, जब रेडियस यहाँ पर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। v इज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस है। तो अगर रेडियस यहाँ पे घटेगी, एक्चुअली अगर रेडियस घटेगी तो वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। अगर ये वाला पोर्शन घटेगा, छोटा होगा, तो ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है। तो यहाँ पे रेडियस जब घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस। अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सन है, और सन एक्चुअली तो सेंटर में है, बट थोड़ा सा सेंटर के किनारे है। तो हम जो ऑर्बिट बनाते हैं अर्थ का कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब अर्थ होती है, जब दूर होती है सन से तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन जब पास में होती है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये सबसे आपने एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इन द सेम टाइम इंटरवल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुछ आपने इस तरीके से पढ़ा होगा केपलर्स के लॉ में, और उससे आप समझ सकते हैं कि सेम पोर्शन वो ज़्यादा देर में कवर कर, मतलब बहुत फास्ट कवर करती है। तो यहाँ पे पास आने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज अ रे बेंड ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म।
प्रिज्म से जब पास करते हैं तो जो रे होती है कितनी बार बेंड होती है। तो आपने इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए मीडियम का चेंज हुआ, जब भी मीडियम चेंज होता है तो रे बेंड होती है। तो यहाँ पे एयर और यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ पे एयर और ग्लास में रे गई तो यहाँ पे एक बार बेंड हुई, और फिर अब ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर यहाँ पे एक बार बेंड होगी। तो 2 बार एयर, जो यहाँ पर मैंने ठीक से नहीं बनाया, यहाँ पे एक बार बेंड हुई, यहाँ पे दूसरी बार बेंड हुई, एक पहला चांस यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे बेंड हुई, तो टोटल ट्वाइस बेंड होती है। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव इनसाइड द गैस आर, गैसेस में कौन सी वेव होती हैं। तो जो हम बात करते हैं जो साउंड वेव होती हैं वही गैस वेव में भी होती हैं। तो साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसीलिए गैस में भी कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसमें कंप्रेशन एंड एयर फ्रिक्शंस होते हैं, और जिसकी वजह से आपको पता होगा कि एयर मालिक्यूल ज़्यादा पास में आते हैं और कहीं पे ज़्यादा दूर रहते हैं, और इस तरीके से जो एयर होती है वो ट्रेवल करती है 1 पॉइंट टू एनदर पॉइंट। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से साउंड वेव कभी ट्रेवल नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एक सबसे अलग है। सनलाइट, चलिए ठीक है, सनलाइट तो हम जानते हैं। फॉलिंग ऑफ वाटर, फॉलिंग ऑफ वाटर को भी हम सपोज करते हैं कि ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, हम इसको रीन्यू कर सकते हैं, इसलिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सनलाइट भी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, इसलिए हम इसको भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाते हैं। विंड भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और इन तीनों से अगर बात करें तो किसी से भी पोल्यूशन भी नहीं होता है, और भी कई सारे डिफरेंस हैं। बट अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसको रीन्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे अलग है इसमें गिवन ऑप्शन में से। और दूसरा, ये पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, बाकी सब पोल्यूशन फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट, अर्थ की सैटेलाइट हम किसे कहते हैं। तो अर्थ की सैटेलाइट हम मून को कहते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको आसानी से बता देंगे। और यही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। मून इज़ द वन सिंगल नेचुरल सैटेलाइट, है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है। विच इज़ द कलर एट द लोअर एंड ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोअर एंड में कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जो रेड कलर होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, और जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो जो वायलेट होगा सबसे नीचे होगा, और रेड जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो लीस्ट डेविएशन रेड का होता है, और मोस्ट डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे वायलेट कलर का होता है, ठीक है। तो विच इज़ द कलर एट द लोअर इन द विजुअल स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम, कितने प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड में रिंग है। जैसे सैटर्न की बात करें, आपको सैटर्न का जब भी आप बनाते हैं तो सैटर्न के चारों तरफ आप इस तरीके से सर्कुलर रिंग भी बनाते हैं। हमने थोड़ा छोटा कर दिया, कुछ इस तरीके से आप रिंग बनाते हैं सैटर्न के चारों तरफ। तो इस तरीके से और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि रिंग फॉर्म करते हैं। एक्चुअली रिंग क्या होते हैं, रिंग एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो इनके चारों तरफ यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उस तरीके से रिंग फॉर्मेशन होती है। तो जो सूर्य के जैसे सबसे पास के जो ग्रह हैं वो रिंग फॉर्मेशन नहीं करते। मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स की बात करें तो ये नहीं फॉर्म करते। बाकी आपकी यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो ये रिंग फॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। तो अप टू मार्स कोई फॉर्म नहीं करता, और टोटल 8 प्लेनेट हैं, 8 में से 4 नहीं करते, 4 करते हैं। अपनी अर्थ कभी भी रिंग फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है जो अर्थ का, इसलिए उसके ऊपर भी यहाँ पर रिंग फॉर्म नहीं होता है, कभी तो सिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्लास 10th में पूछा जाता है। और सच बताएं तो जब हम क्लास 10th में थे तो हमसे भी पूछा गया था। तो यहाँ पे जब हम मैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो ये आपको बहुत ही, चाहे तो आप रट लें तो बहुत ही आसानी होगी, बट हम आपको रटने से पहले समझा देते हैं कि कैसे करना है इसको। 1 किलो और यहाँ पे वाट और साथ में आवर लिखा हुआ है, 3 चीज़ें हैं। और हमको वाट तो देखिए एसआई यूनिट है ही,
और बाकी चीज़ें एसआई यूनिट नहीं है, हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो हम अगर किलो को अगर रिप्लेस करें, 1 को तो हम 1 ही लिखेंगे, किलो को लिखना पड़ेगा 10⁻³ आपको पता होगा, डेसी डेका सेंटी हेक्टो मिली किलो माइक्रो मेगा नैनो गीगा। आपने ये जो सफिक्सेस हैं प्रोफिक्सेस हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो याद की होंगी। तो किलो की वैल्यू होती है 1000 यानी 10⁻³ और हम यहाँ पे वाट को वाट ही रहने देंगे। आवर को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में कितने होते हैं 3600 यहाँ पे सेकेंड होते हैं, तो हम इसको आवर कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, तो ये हो गया वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को ही हम जूल बोलते हैं अगर आप ध्यान से जाने तो। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, फिलहाल 3 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ पे हैं, और डेसिमल को अगर 3 और 6 के बीच में रख दिया गया तो 6 जीरो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक्चुअली यहाँ पे जो 6 इसने लिखा है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये इसका 6 जो है इसके पावर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही होगा, बस इन्हें टाइपिंग करने में या कॉपी पेस्ट करने में गलत किया है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैन एग्जाम में गलत नहीं होगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा और आपका सही आंसर यही होगा, ठीक है। क्योंकि वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। आपको यूनिट में भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से किससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो यू द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट कोलाइड शो करते हैं, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और जो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट है तो सॉल्यूशन ही होता है, और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी प्योर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो मिल्क होता है, मिल्क एक कोलाइड होता है, ठीक है। और इसलिए यही टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है जैसे कि मान लीजिए कि लाइट का चारों तरफ फैल जाना, ठीक है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह में क्या होता है, बहुत ऊपर से थोड़ी थोड़ी ऊपर से लाइट आती है बट नीचे जाके पूरी फैल जाती है, तो उसको टिंडल इफेक्ट भी हम उस वहाँ पे बोलते हैं। लाइट का चारों तरफ फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसको हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, देखिए सॉइल कभी सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा, और कोल इज़ नॉट सॉल्यूशन। एरोसॉल तो कोलाइड हो गया, ठीक है, इसको सॉल्यूशन हम नहीं बोलेंगे। तो सोडा वाटर जो होता है जिसमें सोडा मिला हुआ है उसको हम सोडा वाटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, क्यों पूछा गया आपसे, और ये आपके क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपसे फार्मूला पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्या होगा, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना, तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको जब फार्मूला बनाना होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Mg, और Mg के साथ 1 और Cl के साथ मिल जाएगा 2, तो इसका फार्मूला हो गया MgCl2, और इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो किसी और में तो मैग्नीशियम है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। किसी एलिमेंट का आइसोटोप क्या कंटेन करता है। एक्चुअली आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होता है। कैसे याद करेंगे, देखिए आइसोबार जो होता है उसमें टी नहीं होता, आइसोबार में टी नहीं होता, इट्स नॉट कंटेन एनी टी वर्ड हियर, बट आइसोटोप में टी है और एटॉमिक में भी टी है, इसलिए आप इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लेकिन जैसे आपको अगर एक बात और ध्यान दें कि एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, जो मास नंबर होता है उसमें क्या होता है, अगर आप देखिए, अगर आप एक कोड वर्ड तभी आपको काम करेगा जब इसको एटॉमिक नंबर आप बोलते हो और उसको सिर्फ मास नंबर आप बोलते हो, ठीक है, तभी आपका एक कोड काम करेगा। अदरवाइज अगर आप एटॉमिक मास बोलते हैं तो आपका कोड काम नहीं करेगा। वैसे भी आप देख लीजिए, जो बार शब्द है ना, वो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उच्च स्वर का है, और जो मास शब्द है इसका भी उच्च स्वर का है। आइसोटोप थोड़ा निम्न स्वर का है, और आपका एटॉमिक भी नंबर भी आपका निम्न स्वर का है। तो आप इस तरीके से भी इनको ध्यान में रख सकते हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए ठीक है, ये तो ट्रिक की बात हुई, हम एक्चुअल वर्डिंग में बताते हैं क्या होता है। जो आइसोटोप होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, यानी उनके प्रोटॉन की संख्या जो होती है दोनों में सेम होगी। तो किसकी संख्या चेंज होगी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर सेम करना है तो पी तो सेम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
और यहाँ पर न्यूट्रॉन ही जो होते हैं वो चेंज होते हैं, इनकी संख्या चेंज होती है। यहाँ पे मान लीजिए अगर एन की संख्या कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और यहाँ पे उसके बाद भी बाकी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है, बट प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको आइसोटोप का। बहुत सारे जो आइसोटोप मिले तो फिर समस्या ये थी कि पीरियोडिक टेबल में रखे कहाँ, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक डिसाइड किया गया और उसी ब्लॉक में 3-3 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन आप लिखे रहते हैं, इस हाइड्रोजन में एक्चुअली आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक होता है प्रोटियम जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 1 होता है, मास नंबर 0, और एक होता है ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है बट लेकिन मास नंबर होता है 1, और एक होता है ट्रिटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर होता है 2। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप हैं, ठीक है। और आइसोबार की अगर हम बात करें तो आइसोबार में मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी पी का जो नंबर होता है, पी जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों में, और जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। तो यानी सम ऑफ पी प्लस एन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप इनको ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके से होता है। इसका भी एग्जाम्पल होता है जो क्लोरीन और कैल्शियम और जो आर्गन है दोनों का एटॉमिक मास 40 भी होता है, ठीक है। आर्गन और जो आर्गन की अगर बात करें तो यहाँ पे 18, और कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पर 20 एटॉमिक नंबर होते हैं इनके, बट इनका मास नंबर की अगर बात करें तो 40 भी दोनों एटॉमिक मास यहाँ पे शो करते हैं। तो इस तरीके से दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोबार भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आयन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा है यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वैलेंसी इसने लिखा है बट इसको लिखना चाहिए था वैलेंस, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ हो गई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Cl निगेटिव है यहाँ पे, यानी टोटल इसका कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है, 287 होता है, बट यहाँ पे इसने माइनस ले रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, यानी 288 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने आ गए, 8, तो इसका सही आंसर होगा 8, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अंदर वाले में 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, बाहर वाले में, उसके बाहर वाले में यहाँ पे 8 हो सकते हैं, तो हमने 8 कर दिया। फिर उसके बाहर वाले में जो पॉसिबिलिटी है वो 8 की है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 8 रहेंगे। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, नोबल गैस, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस का है। और Cl निगेटिव आयन स्टेबल होता है, इसीलिए जब भी क्लोरीन होता है उसको चांस मिलता है तो Cl निगेटिव बनाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो इससे क्या होता है कि स्टेबल एटम फॉर्म करता है। और इसको जो Cl जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सोडियम का होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, 1। और यहाँ पे थोड़ा आप जल्दीबाजी में गलत ना करें, इसलिए आपको ऑप्शन को सही से करना होगा। तो जो सही ऑप्शन है आपका 2,8,1 आपका ये लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बिल्कुल पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो सॉलिड में होगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस कंडीशन में गैस होगा। और 0 से 100 के बीच की बात करें तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर सॉलिड स्टेट में वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी पूरा सॉल्यूशन पूरी तरीके से मिक्स होता है। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप पानी में अगर आप शक्कर घोलते हैं तो शरबत बनती है, और वो जो शरबत होती है उसका आप कोई भी एक बूंद उठा लें, एक चम्मच उठाएं तो उसका आप टेस्ट करके आप बता देते हैं कि शरबत कितना मीठा है। यानी पूरी तरीके से शरबत में शक्कर अगर घुली हुई है तो थोड़ा सा पोर्शन भी उसके पूरे शक्कर की क्वालिटी बताने के लिए ठीक होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मान लीजिए आप पानी लिए हैं और पानी में आपने रेत घोल दिया है, तो रेत घुल दिया तो कुछ मिट्टी लगी होगी ऊपर घुल जाएगी, बाकी रेत आके नीचे बैठ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। और अगर आप ऊपर का एक चम्मच
पानी टेस्ट करते हैं, ऐसा करिएगा नहीं, बट अगर करते हैं तो आपको रेत की फीलिंग शायद ना आए, बट उसमें रेत भी प्रेजेंट है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म जो सॉल्वेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्वांटिटी है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस को रीसेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हेट्रोजेनियस को फिर से सेपरेट करना आसान होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सस्पेंडेड होते हैं, और ऑल ऑफ दी अबव को तो कोई चांस ही नहीं है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो यहाँ पे ए ही होता है, सिर्फ हम प्योर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय, अगर एयर में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखिए इवापोरेशन तो अलग ही चीज़ होगी, बॉइल तो करेंगे नहीं, ठीक है, और नॉन ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग गैसेस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर निकलती हैं, तो हम यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे हर किसी गैस का जो गर्म होने, जैसे नाइट्रोजन जल्दी इजीली हीट अप नहीं होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल गैस है, इसके बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है एक दूसरे के बीच में, इनको ब्रेक करने में टाइम लगता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये यहाँ पर आसानी से गर्म भी हो जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, वैसे तो यहाँ पे गैसेस को डिस्टिल करने के लिए अलग ही प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार पोल्यूट्रेंट्स निकालने के लिए, बट यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आपका सही ऑप्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायन, कैटआयन कौन सा है? कैट का मतलब होता है मैंने अपने बच्चों को भी ट्रिक बताई है कि कैटायन क्या होता है, और वही ट्रिक हम आपको भी बताते हैं कि देखिए एन आयन मतलब सिर्फ एक आयन होगा, और कैट आयन तो कैट जो बिल्ली कभी आपके घर में अगर चली हो कहीं पे और कभी छत पे चढ़ी हो, आपने बिल्ली का पंजा देखा हो, तो बिल्ली का पंजा कुछ इस तरीके का होता है, तो इस तरीके का पंजा फॉर्म करती है बिल्ली। तो अगर आप ध्यान से देखें इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो आपको बनेगा कैट आयन, यानी यहाँ पर बिल्ली के पंजे का आयन, तो इसको बोलते हैं प्लस आयन। तो कैटायन कौन सा है यहाँ पे? सोडियम प्लस यहाँ पे कैटायन बन रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटायन? अगर एनायन पूछता तो Cl निगेटिव होता, और जो H2 की बात करें तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। और इलेक्ट्रॉन इज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। और क्लास 9th में क्लास 8th में आपने इनके कई सारे मॉडल पढ़े होंगे, और आप एक ट्रिक भी है ईटा पर नाच, जो आपने सुना होगा, आप उसको भी याद रख सकते हैं। जैसे ईटा पर मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से टा मतलब थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और पर नाच यानी अगर प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड ने, और ना मतलब न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने, यानी यहाँ पर जेम्स चैडविक ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। तो इस तरीके के आप याद कर सकते हैं ट्रिक कि ईटा पर नाच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल कैन बी शोन बाई, किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो इसका तो फार्मूला ही होता है जो क्लास 9th में आपको दिया गया था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी सेल में 2n², इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 होंगे, n की वैल्यू 2 है तो 8 होंगे, और n की वैल्यू अगर 3 है तो वहाँ पर 18 होंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सेल चेंज होती है तो इस तरीके से चीज़ें वेरी होती है, और हमारे फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा 2n², ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इनसाइड अ सेल इज 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कार्बन इज एज फॉलोज, यहाँ पे इन होगा, ठीक है। कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे 2,4 होंगे, 2,4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम करेंगे तो पहले सेल में आएंगे 2, और जो बचेंगे वो बैलेंस सेल में चले जाएंगे और हो जाएंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फंजाई आर, सभी फंजाई कैसे होते हैं? सभी फंजाई कैसे होते हैं? सभी फंजाई जो होते हैं वो हमारे फंजाई की अगर हम बात करें तो जो फंजाई होते हैं वो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं।
आप आपने देखा होगा कभी कभार आप जब मिट्टी का काम करते हैं या कभी मिट्टी से बहुत ज़्यादा घर में आपकी जो माँ है आपका अगर कोई काम करता है तो उनके हाथों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जब क्रीम खरीदने जाते हैं उसके लिए जो आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो वो आपको एंटी फंगल क्रीम के नाम से देते हैं। एंटी फंगल यानी फंगस ने ही आपके हाथों को इफेक्ट किया था और उस वजह से एंटी फंगल क्रीम की आवश्यकता पड़ी। और कभी कभी आप जब दौड़ते हैं या आप खेलते हैं तो उस टाइम पे भी आपको क्या होता है, कभी कभार आपको अपर पोर्शन ऑफ थाई में प्रॉब्लम होती है, आपको चलने में थोड़ा ईचिंग या बाकी चीज़ें होती हैं तो आपको फिर अब वो दिक्कत होती है, तो वो चीज़ भी जो होती है वो एंटी फंगल होती है। वहाँ पे आप अगर ईस्ट गार्ड या बाकी चीज़ें लगाते हैं तो भी आपका वहाँ पर आपको क्योर हो जाता है। तो ये काम किसका होता है, फंगस का। हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स हमेशा दूसरे जगह पे मतलब रहते हैं और वहाँ पे पहले जाते हैं, उस चीज़ को फिर सड़ाते हैं, फिर उस चीज़ को खाते हैं। हिट्रोट्रॉप्स दूसरे पे डिपेंड होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो, ठीक है। एक्चुअली मैंने सेप्रोफाइट को बता दिया था, बट जो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं, दूसरे के भोजन पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये होते हैं हिट्रोट्रॉप्स, ये खुद का भोजन कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डिटेल में इनकी बात करें तो जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे के बने हुए भोजन को खाते हैं। जैसे आपने कई सारी आईवी क्रीपर्स देखी होंगी, जो बेल लताएं होती हैं जो दूसरे पेड़ों पे लगी होती हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। मॉस्किटो, ठीक है, जिसको आप प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, या जो मॉस्किटो होते हैं वो हमेशा दूसरे का खून पीते हैं और जीते हैं, तो दूसरे का भोजन ही हमेशा खाते हैं, पैरासाइट होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट जब कोई चीज़ सड़ जाती है, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कोई मर जाता है, जैसे जानवर होते हैं तो वहाँ पर कई सारी जो बैक्टीरिया होती हैं वो पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो बाहर छोड़ती हैं और उनको भोजन को पहले सड़ाती हैं। जब भोजन सड़ जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तब फिर बाहर भोजन पचाने के बाद फिर इसको खाती हैं। तो ऐसे ही इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। यानी सेप्रोफाइट का जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड कंप्लीट होता है और डाइजेशन, और फिर उसके बाद फूड को इंजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल होती है इतनी बड़ी नहीं होती कि वो भोजन को पहले इंजेस्ट करें और फिर भोजन को पचाएं। तो ये पहले एक ऐसे एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जो कि भोजन को पहले सड़ाता है, फिर ये लोग उसको खाते हैं। तो जो सड़ी हुई चीज़ें, जो गली हुई चीज़ें होती हैं उनको ये खाते हैं। और जो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि जैसे फंजाई है, वो पहले किसी पोजीशन पे जाएंगे और उस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, हमेशा दूसरे के किसी बॉडी पे ही जाएंगे और वहाँ से उस चीज़ को पहले तो बॉडी को उस जगह पे सड़ाएंगे। जैसे मैंने फंगस का एग्जांपल दिया था, तो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं और स्किन को अफेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे वो जिंदा रहते हैं और वहीं पे वो ग्रो करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं, हिट्रोट्रॉप्स जो दूसरे के ऊपर, जैसे कि ह्यूमन भी हैं, हम लोग भी हैं, वो हिट्रोट्रॉप्स ही हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका हिट्रोट्रॉप्स होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई का एक स्पेशल फंक्शन भी होता है। ये लोग क्या करती हैं, जहाँ भी जिस भी स्किन के पार्ट पे जाएंगी वहाँ पर मैट्रिक्स या ये इस तरीके से एक स्पेशल ग्रुप का फॉर्मेशन चालू कर देती है। इसलिए आपने कभी अपने स्किन पे देखा हो, जब कभी दाद होता है तो कैसा होता है, पहले छोटा होता है फिर इस तरीके से गोल आकार बड़ा लेते जाता है। तो फंजाई की यही क्राइटेरिया होती है कि वो इस तरीके से अपना ग्रुप में फॉर्मेशन करती है। साथ में इनकी रूट्स भी होती हैं जो आपस में ग्रो करती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। तो आपको इनका कभी न कभी अनुभव इनका हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 पे जाते हैं। एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरीज, सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है। तो बैक्टीरिया, एल्गी और ये जो चीज़ें हैं ये तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, बट एक चीज़ है जो वायरस, ये सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। वायरस क्यों एनोमलस है, क्योंकि ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो नॉन लिविंग बॉडीज़ हैं, उस पर भी जिंदा रहता है। आपने कोरोना वायरस का देखा होगा कि जो कई सारे जो मेटालिक बॉडीज़ में हैं उन पर भी काफ़ी देर तक जिंदा रहता है, बट अगर जैसे लिविंग बॉडी में गया तो वहाँ पे अपना ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा, इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, विदाउट एनी सेल वॉल एग्जिस्ट करता है और साथ में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है वायरस, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो वायरस होता है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दी सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इज, जो क्रोमोसोम है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, यहाँ पे
डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो डीएनए इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम क्या होते हैं? ट्रांसफर, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड्स के लिए यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, और क्रोमोसोम से ही जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है किसी बच्चे का, आपको पता होगा, इसके बारे में आपने डिटेल पढ़ा होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन उससे भी पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है? तो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो यस फेज में होती है। यस से देखिए सिंथेसिस भी है और यस से ही हमारा फेज भी है। तो जो एस फेज होता है इसमें सिंथेसिस होती है, और इसी को हम रेप्लिकेशन आप डुप्लीकेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेशन भी जो होता है वो इसी फेज में होता है। तो यस फेज आपको ध्यान रखना, याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ईस्टर्स आर, ठीक है। बैक्टीरिया ईस्टर्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपकी बैक्टीरिया ईस्टर। यहाँ पे जो ईस्टर बैक्टीरिया होते हैं वायरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी इज एसोसिएटेड विथ, क्रिस्टी किससे एसोसिएटेड होता है? तो क्रिस्टी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है चैम्बर्स की, छोटे छोटे, जो कि सेपरेट करती हैं, तो इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी होती है एटीपी, और यहाँ पे रहती है और वही कन्वर्ट होती है हमारी एडीपी में, तो और वहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर्म, यानी अलगी और फंजाई का कॉमन इफेक्ट क्या बोलता है? तो अलगी प्लस फंजाई अगर हम करें तो ये हमारा लाइकेन बनाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अलगी प्लस फंजाई का जो कॉमन इफेक्ट होता है उसको हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, जो लाइकेन होता है अलगी फ्रूट प्रोडक्शन का भी काम करता है, फंजाई उसको जो लिविंग कंडीशन है सराउंडिंग उसको प्रोवाइड करता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पे लाइकेन का फॉर्म करते हैं, और आपने कभी पत्थरों पर या बाकी चीज़ों पर लाइकेन का जो प्रेजेंस है वो देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? तो होता है यूनिडायरेक्शनल। क्यों बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल? क्योंकि जो फूड होता है, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं उनसे सबसे पहले जो प्लांट होते हैं, जो ऑटोट्रॉप होते हैं, वो फूड को बनाते हैं, फिर उसको जो हिट्रोट्रॉप जैसे लाइक एनिमल्स हैं वो खाते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स नहीं, जैसे कि कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। फिर उसके बाद कुछ जानवर ऐसे हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, जो तो फिर उससे क्या होता है, किस तरीके से एनर्जी लेवल क्या होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ से 100% एनर्जी ट्रांसफर हुई, और 100% जब ये एनिमल खाएगा तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो लगभग 90% ट्रांसफर होती है। अब जो दूसरा एनिमल जो इस एनिमल को खाएगा तो उसके पास एनर्जी 80% ट्रांसफर होती है, और इस तरीके से जो एनर्जी होती है वो ड्रॉप होती जाती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि इन पैरेलल अगर बात करें तो अगर कोई एनिमल यहाँ पे खा रहा है तो उसके हिस्से में एनर्जी ट्रांसफर हो, इसलिए जो फोर्थ स्टेज जो होता है वहाँ पर एनर्जी बहुत कम ट्रांसफर होती है। अगर हम बात करें मशरूम जो खाते हैं तो उनमें बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी होती है। आपको पता है कि मशरूम जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपना भोजन बनाता है और वहीं पे ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो रूट हेयर्स से होता है। रूट हेयर्स जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर होता है वो इसमें इंटर करता है, और यही वाटर फिर ऊपर जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है, जहां पर लीव्स जो होती हैं मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होती हैं, अराउंड 80% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स वहाँ पे बाहर इवापोरेट कर देती हैं, या उसको बाहर निकाल देती हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर कर देती हैं। तो यहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो रूट हेयर्स हैं, रूट एपेक्स नहीं, यानी रूट का जो एपेक्स है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, रूट हेयर्स आपको ध्यान रखना है, और रूट हेयर्स जो होते हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बार्क ऑफ रूट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रूट हेयर्स जो हेयर्स होते हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पस, ओके। और रूट्स जो होती हैं वो वाटर को कलेक्ट करके जो मेन पार्ट है जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पर आपको पहुँचा देती हैं, और फिर वहाँ से पूरे बॉडी में पहुँच जाता है, पूरे बॉडी मतलब लीफ तक पहुँचता है। अब विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 भी रिस्पॉन्सिबल है, मेन गैस तो यही है। NO2 भी रिस्पॉन्सिबल है, O3 भी रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन जो
गैस है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बट जो नाइट्रोजन है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इसका सही आंसर नाइट्रोजन होगा। बाकी ये जो आंसर होंगे वो सही नहीं होंगे, नाइट्रोजन सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये ना तो जल्दी गर्म होती है ना तो किसी से रिएक्ट करती है, और इनर्ट गैस इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भी इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस का मतलब इस तरीके से नहीं, इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट इन द सेंस जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैस है। इनर्ट गैस तो हम नोबल कॉन्फिगरेशन जिनका है, जिनका हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन जिनका है, उनको हम नोबल गैस बोलते हैं। बट इसको भी हम नोबल गैस कभी कभार बोल सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हमको जो फूड पैकिंग होता है उसमें हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, खाना पैक करने के लिए, जैसे खाना काफ़ी लंबे समय तक टिका रहे और पॉइजनस ना हो, ठीक है, इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपोप्रोटीन इज फाउंड, लिपोप्रोटीन कहाँ पर मिलता है? तो जो लिपोप्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है, यहाँ पे लिपोप्रोटीन इसमें मिलता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन, दो पार्ट्स इसमें कंटेन होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो फैट वाला पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो भी हमारी होती है, बॉडी की जो स्किन बनती है, जो सेल बनती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ अवेलेबल होती हैं और इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस इज प्लेस इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर प्लेस होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? साइटोप्लाज्म के बाद का जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे पायरुवेट बनते हैं, पायरुवेट ब्रेक होते हैं, पायरुवेट से फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो पायरुवेट बनाने का काम कौन सा करता है? ग्लाइकोलाइसिस की जो सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनाने का काम कौन करता है? ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनाने का काम साइटोप्लाज्म करता है, और साइटोप्लाज्म के बाद जो पायरुवेट बनता है, इससे एनर्जी रिलीज करने का काम कौन करता है? ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ये आपको ध्यान रखना हो। पायरुवेट क्या होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ग्लाइकोलाइसिस या जो ग्लूकोज होता है या जो बाकी पार्ट होते हैं वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और आफ्टर जो पायरुवेट फॉर्म होता है उसी को माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। ये फिर पावर जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स आर, प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियंस हैं वो कौन है? तो ये इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये रहते तो ज़मीन पे हैं, दे लिव्स ऑन लैंड, बट इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। वाटर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बिना वाटर के इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम पॉसिबल नहीं होता। तो रहते लैंड पे हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए यानी ग्रो होने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, यानी लैंड और वाटर दोनों की इनकी आवश्यकता पूरी होती है। दैट्स वाई इनको हम एम्फीबियंस में काउंट करते हैं। एक्चुअली एम्फीबियंस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे मेढक को हम एम्फीबियन बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन की बात कर रहे हैं तो हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे, क्योंकि इसको वाटर की भी आवश्यकता होती है और लैंड की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल होता है मोसेस, इसका सही एग्जांपल होता है जिसमें उसका जो भी प्लांट है वो ग्रो करता है, उसका जो रूट होती है वो उसी में से जो पार्ट होते हैं, और रूट में इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और वहीं से इसका ट्रांसमिशन यहाँ पे यानी बाकी पोर्शन यहाँ पे चलता है। इसके पास जो इसका जो स्पर्म होता है वो जो ट्रेवल करता है फीमेल पार्ट के पास, वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। 9th क्लास का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी इट रिलीजेस, तो इसका सही आंसर है एनर्जी। जब एटीपी एनर्जी कन्वर्ट होता है एडीपी में, तो यहाँ पे मोस्टली वो क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये तो था कंप्लीट वीडियो, टोटल 40 क्वेश्चन साइंस का। ये हमारा दूसरा वीडियो है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, जितने अच्छे लाइक होंगे उतना ही अच्छा मोटिवेशन टीचर को मिलता है, और फिर टीचर आपके लिए और भी वीडियो बना के लेके आता है। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका ये जो
वीडियो है आपको कैसा लगा और आपको और भी किस सब्जेक्ट में डाउट जा रहा है, और हम आपके लिए पुराने जितने भी पॉसिबल पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का होगा, और यूँ समझ लीजिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपके पापा को, आपको, आपके पेरेंट्स को कितनी हेल्प होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी उनको, तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। और साथ में आपको एक एग्ज़ाम ही तो देना है और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है आपको, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से तैयार करें और बहुत ही तैयारी के साथ इसमें अपीयर हों। और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतने ही ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो का कोई अच्छा पार्ट लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में, या कोई प्रॉब्लम हो आपको तो बताएं, तो हम उसको और भी अच्छा करके बताएंगे, और इससे आपको आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छे से होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया, उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं दे देता हूं, और उस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमसे। और वो चैनल सिर्फ एनटीएससी की तैयारी के लिए हम बना रहे हैं, तो जितने बच्चे हैं एनटीएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए उससे जुड़ जाएं। वहां पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट you can get the regular updates regarding the NTSC exam. Thank you so much for watching this video.